अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात कर लेते हैं सपनों की और वादों की। ये एक अजीब दुनिया है, न सपने न वादे। अधिकतर इनमें से दोनों में से कोई भी पूरा नहीं होता। ये जमीन पर उतरते ही नहीं, और नहीं उतरते इसीलिए वो सपने हैं, नहीं अमल में आते इसीलिए वो वादे हैं। तो ये लोगों का जो भरोसा है सपनों और वादों पर, वो हैरान करता है। समझ में नहीं आता कि आप अपनी निजी जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं उसको भुला देते हैं और उन सपनों पर यकीन करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि वो एक दिन पूरे हो जाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वां स्वतंत्रता दिवस था, लाल किले से एक भाषण दिया। ये एक ऐतिहासिक दिन था और प्रधानमंत्री को उस दिन की ऐतिहासिकता का पूरा गुमान था, उनको मालूम था, उनको समझ में आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि वो तमाम बातें कहीं, और उसके साथ ये भी कहा कि सरकार जो है वो एक 100 लाख करोड़ रुपए की एक योजना शुरू करेगी जिसका नाम होगा गति शक्ति योजना। मैं रकम फिर से दोहरा देता हूं, 100 लाख करोड़। जो लोग अखबारों में काम करते हैं, रिसालों में काम करते हैं, उनके लिए ये नई बात नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछले साल लाल किले से 100 लाख करोड़ रुपए की एक और योजना की घोषणा की थी, और उसके पिछले साल भी उन्होंने 100 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू करने की बात कही थी। लोग 3 साल पहले का 100 लाख करोड़, पिछले साल का 100 लाख करोड़, ये सब भूल गए। उसमें से क्या अमल में आया, क्या हुआ, लोगों ने सवाल ही पूछना बंद कर दिया। लेकिन ये जो ताज़ा वाला 100 लाख करोड़ है, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आज थोड़ी बात हो जाए। प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की और कहा कि ये जो गति शक्ति योजना है ये युवाओं के लिए है, उनके लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराएगी, काम की चीज़ें करेगी, और ऐसा कुछ करेगी जिससे जो ऐसी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है या कम इस्तेमाल हो रहा है, उनका अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। एक भाषण में प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके थे ये, और ये कोई अचानक हुआ है ऐसा नहीं है। वो कह चुके थे कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, और व्यापार सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है, व्यापार जिसका काम है वो करे, यानी निजी क्षेत्र को वो व्यापार करने की पूरी छूट देना चाहते हैं। अब इसकी आलोचना शुरू हो गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की, कांग्रेस पार्टी और दूसरी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री हवा में तीर चलाते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा कर दी, और तीनों को अगर मिला दीजिए तो 300 लाख करोड़। आप कागज़ पर लिख कर एक बार देख लीजिएगा कि ये कितनी रकम होती है और उसमें कितने शून्य लगाने पड़ते हैं। लेकिन 300 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा एक बात है, ये बताना कि ये पैसे आएंगे कहाँ से, ये सरकार ने नहीं किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देके नीचे उतर आए, और उनके उतरने के अगले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सरकार ने एक योजना शुरू करने का फैसला किया है, और उसका नाम होगा राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन। अब राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन समझ में आए चाहे ना आए, ये दिखाई देता है बहुत कठिन कठिन मोटे मोटे हिंदी के शब्द हैं, अंग्रेजी में भी उतना ही कठिन शब्द हैं, मोटे मोटे शब्द हैं। लेकिन जब आप पर ये पड़ेगा, जब आपके आसपास की चीज़ों पर इसका असर होना शुरू होगा, तब आपको दिखाई पड़ेगा और समझ में आएगा कि राष्ट्रीय मौद्रिक पाइपलाइन है क्या भला। अब इस पाइपलाइन में, जैसे पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, योजना भी उसी पाइपलाइन के सहारे आएगी। ये पाइपलाइन है क्या? पाइपलाइन ये है कि सरकार तमाम चीज़ें, सरकार ये मानती है कि जो इमारतें हैं उनमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, और न इमारतें जिस ज़मीन पर खड़ी हैं उसकी भी उतनी कीमत नहीं है, लेकिन वो
जो संसाधन दूसरे हैं, जैसे रेलवे है, सड़क है, हवाई अड्डे हैं, हवाई जहाज़ है, विमानन है, और ये जो पाइपलाइन है गैस और तेल जिससे आता है, इन सबको लीज पर दे दिया जाए निजी कंपनियों को कि आप चलाइए। अब क्या क्या चलाएंगी निजी कंपनियां? तो निर्मला सीतारामन ने और उनके जो साथ बैठे हुए थे 5, 7, 10 लोग, उन सब लोगों ने कहा, वो सेक्रेटरी स्तर के लोग थे, अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ें लीज पर दी जाएंगी, और उन्होंने कहा कि ये बेचना नहीं है, ये मोनेटाइजेशन है, हम बेचेंगे नहीं लेकिन पैसे ले लेंगे, तो कुछ साल के लिए लीज पर दे देंगे इसे। और क्या देंगे? 400 रेलवे स्टेशन निजी कंपनियां चलाएंगी। किसने बनाया, कब बनाया, किसके पैसे से बना, वो सब भूल जाइए। 400 रेलवे स्टेशन निजी कंपनियां चलाएंगी। 90 रेलगाड़ियां जो जनता के पैसे से चलती थीं, उसके टैक्स के पैसे से बनी हैं, रेलवे मंत्रालय जिन्हें चलाता था, अब निजी कंपनी चलाएंगी। 1400 किलोमीटर की रेल की पटरी जिस पर सारी रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, वो भी निजी कंपनी को दे दी जाएगी। 15 रेलवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसका खेल के प्रति झुकाव और रुझान अद्भुत है, और खेल पर रेलवे बहुत जोर देता रहा है। उसने अपने स्टेडियम बनाए, 15 स्टेडियम जो रेलवे के हैं वो निजी कंपनियों को दे दिए जाएंगे। 265 रेल गोदाम दे दिए जाएंगे। यानी ये सब कुछ जो है, चाहे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे पटरी हो, चाहे स्टेडियम हो, ये सब, और गोदाम उनके, ये सब रेलवे से जुड़ा हुआ है। यानी सबसे बड़ी जो फोकस का केंद्र है सरकार के, वो रेलवे है। रेलवे पर उनका जोर है पूरा। रेलवे के अलावा हवाई अड्डे, वो कुछ हवाई अड्डे पहले ही दिए जा चुके हैं, कुछ और दे दिए जाएंगे। 25 नए हवाई अड्डे निजी कंपनियों को सौंप दिए जाएंगे। 14,500 मोबाइल टावर निजी कंपनियां चलाएंगी, जो अब तक खड़े थे, काम कर रहे थे। गैस पाइपलाइन कितने हजार किलोमीटर होगी इसका पता नहीं है, लेकिन गैस पाइपलाइन भी निजी क्षेत्र को चली जाएगी। अब विपक्ष को देखिए, उनको समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी योजना और इतना इसके साथ सोच विचार करके ये किया गया है, तो वो 2-3 सवाल पूछते हैं विपक्ष वाले। उनका कहना है कि एक तो ये बताइए कि आपने 100 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, और इतना सारा जो आप बेच देंगे, लीज पर दे देंगे निजी कंपनियों को, इससे आपको उम्मीद है कि 6 लाख करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो 6 लाख तो आपको मिल गए, अब 94 लाख करोड़ और कहां से आएंगे, और क्या बेचेंगे आप? इन सब लोगों को यह समझना चाहिए, और ये नहीं समझ पाते हैं कि प्रधानमंत्री हवा में बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा की होगी तो निश्चित तौर पर उसके बारे में सोचा होगा, और ये सोचा होगा कि इसको कैसे अमल में लाया जाएगा। तो वो सोचना, निर्मला सीतारामन उस सोच का एक हिस्सा थी, उसी तरह से ये उनके पास पहुंचा। अब सरकार के सामने मुश्किल ये है कि संसाधन सीमित है, उतने ही पैसे हैं जितने पैसे थे, और कर्ज वगैरह और जो ब्याज चुकाना पड़ता है वो अलग है, वो सब भी अपनी जगह चलता रहेगा। तो इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? लेकिन दूरदर्शी होने का कुछ तो फायदा होता है, और जो उसका खामियाजा भुगतना होता है वो भी लोगों को भुगतना ही पड़ता है। तो आपने एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री रखा है, चुना है, तो आपको उसके नफ़े नुकसान की चिंता छोड़ देनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो कितनी दूर तक सोच रहे हैं, उसके बारे में उनका आकलन क्या है, अनुमान क्या है, वो चाहते क्या हैं। अब वो तो कह दिया उन्होंने, लेकिन ये सूरत ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई। तमाम दुनिया के ऐसे देश हैं जहां बड़ी बड़ी योजनाएं आती रहती हैं और योजनाओं पर अमल नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं, संसाधन नहीं होते हैं। वो संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेकर और कर्ज में डूब जाते हैं, जितना पहले डूबे हुए हैं उससे ज़्यादा। तो सरकार कम से कम
वर्ल्ड बैंक से या कहीं से कर्ज नहीं ले रही है, अपनी ही चीज़ बेच रही है। तो कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? अगर वो इससे इतने संसाधन जुटा सकते हैं कि उनकी 3 साल की 300 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं चल जाएं, तो आपको क्यों समस्या है? इससे समस्या होनी नहीं चाहिए। तमाम अर्थशास्त्री हैं जो कहते हैं कि ये कह तो रहे हैं 6 लाख करोड़, लेकिन 3 लाख करोड़ से ऊपर मिलने वाला है नहीं। और इसमें भी एक तरह से समझिए कि एकाधिकार हो जाएगा, मोनोपोली जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो मोनोपोली हो जाएगी, कुछ एक लोगों को मिल जाएगा, बाकी सब ऐसे ही टापते रह जाएंगे। तो ये मोनोपोली तोड़ना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार सुनिश्चित करेगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई चीज़ बेची नहीं जा रही है। वो तो प्रधानमंत्री ने बनारस में भी कह दिया था कि लोग कहते हैं रेलवे बेच देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं, तो उन्होंने बेचने की बात नहीं की, मौद्रीकरण की बात की, मोनेटाइज कर देंगे। आपके पास ज़मीन है, आपके पास पटरी है, आपके पास गोदाम है, आपके पास स्टेडियम है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, दे देंगे निजी कंपनियों को कि आप चलाइए, और फिर देखते हैं कि उससे क्या बनता है। तो आप सपने देखने वाले एक प्रधानमंत्री ने, जिसने पूरे देश को सपना देखना सिखा दिया है, सपने में जीना सिखा दिया है। इस देश ने जैसे मान लिया है कि वास्तविकता कोई चीज़ नहीं होती, असली चीज़ सपना है, असली चीज़ वादा है। वादा रहना चाहिए, सपना रहना चाहिए। ज़िंदगी तो जैसे लस्टम पस्टम चलती रहती, चलती रहेगी। अब जैसे चचा अपने गालिब, वो तो उनका बड़ा मशहूर शेर है जिसमें वो कहते हैं कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये तो चचा गालिब भी कह गए हैं कि आपको यकीन हो कि ना हो सपने की बात पर, किसी के भरोसे पर, किसी के वादे पर, लेकिन आप उस पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो अगर खुशी होगी, अगर वो मिल जाएगा तो आपकी तो जान ही निकल जाएगी। तो वो प्रयास ये है कि आपकी जान न निकले। इसलिए चचा गालिब के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और गुलजार का एक शेर है, वो तो कहते हैं कि आदतन तुमने कर दिए वादे, कि आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। तो लाल किला हो कि कोई मंच हो, कहीं से भी एक वादा किया गया है और आपने, वो आदतन वादा किया गया और आपने आदतन उसको स्वीकार कर लिया। तो इसमें एक समस्या जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और ये भी देखिए कि सच झूठ क्या होता है। मतलब हिना रिजवी हैं, एक शायर हैं, उनका एक शेर है। वो कहती हैं कि जो सच ही बेचना पड़े तो मोल भाव क्या करें, जो सच ही बेचना पड़े तो मोल भाव क्या करें, हैं अक्स अक्स आईने तो रख रखाव क्या करें। तो जो बचा हुआ है आपके पास, उसकी फिक्र में आप जो भविष्य का सपना है उसको न गंवा दीजिए, क्योंकि सपने बहुत मोहक होते हैं और वो मोहक बने रहते हैं। अगर एक सपना टूटता है तो दूसरे 20 सपने उसकी जगह खड़े हो जाते हैं। और ये बात तो बिल्कुल यकीन से मान लीजिए कि अगर सपने ना होते और वादे ना होते तो ये दुनिया जीने लायक भी ना होती। अब एक आखिर में चलते चलते एक शेर और पढ़ देता हूँ मैं। ये अली अहमद का शेर है और वो कहते हैं कि नशेमन के ही लुट जाने का गम होता तो क्या होता, नशेमन के ही लुट जाने का गम होता तो क्या होता, यहाँ तो बेचने वाले ने गुलशन बेच डाला है। तो आप परेशान क्यों हैं? आपको लग रहा है कि एक ये बेच दिया, रेलवे बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, लीज पर दे दिया, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या बिका हुआ है और क्या क्या बिक जाएगा। तो परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशानी की कोई वजह नहीं है।
सपने देखिए और देखते रहिए। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे तो मैं इसी के बारे में एक दूसरे पहलू से, इस घोषणा के बारे में, ये जो 100 लाख करोड़ वाला मामला है और सरकार के पास रुपए कहाँ से आते हैं और कैसे आएंगे, इस पर एक अंक और करना चाहता हूं मैं। वो अगले अंक में आप सुनिएगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। जब आपसे भेंट हो तब तक के लिए राम राम भैया।